ठीक है जी, आपने CSS क्लियर किया था, इसलिए पूछा, थोड़ा सा इररिलेवेंट सवाल है कि यहाँ पे रेफरेंस देते हैं आयात के, क्या जरूरी है कि अच्छा जी, ये थोड़ा सा इन्होंने सवाल पूछ लिया, चले मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। ये पूछ रहे हैं जी, इस्लामियत में जो रेफरेंस देते हैं आयत का, जरूरी है कि एग्जैक्ट आयत नंबर ऐड किया जाए? देखें, अगर आपको आयत नंबर नहीं आता तो ना ऐड करें, अगर आप गलत ऐड कर देते हैं तो उसका एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह से आपको अगर आयत की अरबी नहीं आती तो ना लिखें अरबी, अगर अरबी गलत लिखेंगे तो वो ज्यादा एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तर्जुमा लिख दें और आप कुरान की जो सूरत है उसका नाम नीचे लिख दें। आयत नंबर लिखना लाजमी नहीं है, अगर आपको नहीं याद, लाजमी नहीं है, ठीक है। बाय द वे, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोहेरेंस। आप ऐसे की बात करते करते अचानक डेविएट हो गए इस्लामियत में, लेकिन मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, ऐसे ये बता रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोहेरेंस। इसे कहते हैं कोहेरेंस का कम होना अपने ऐसे में। चलें जी, अच्छा जी, आगे बात करते हैं अपने ऐसे की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला ऐसे है, ये मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इज पाकिस्तान ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा आज कैसे है जी, क्या पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? पहले तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं, इस सवाल का जवाब हाँ है या ना है, कि क्या पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा है या नहीं बढ़ा? बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, जी बिल्कुल बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक टॉपिक चूज कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका स्टेप 1 होता है वो होता है डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। जब कोडिंग करते हैं, इसमें दो तरह के आइडियाज आते हैं, मेन आइडियाज एंड अलाइड और लिंकिंग आइडियाज। अब आप मुझे बताएं कि इसमें मेन आइडिया आपको कौन सा नजर आ रहा है? मैंने आपको बताया था मेन आइडिया हमेशा वो होता है जो हमें नजर आ रहा होता है, स्टेटमेंट में सामने नजर आ रहा होता है। तो मेन आइडिया इसमें क्या है? इसमें मेन आइडिया है, वो पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं बढ़ रहा है। आप बताएंगे कैसे बढ़ रहा है, हाउ, या फैक्टर्स दैट लीड पाकिस्तान टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? आपसे मैंने पूछा बढ़ रहा है, आपने कहा बढ़ रहा है। तो क्या आप पहले ये नहीं बताएंगे कि कैसे बढ़, हाउ? किसी को यहां पे कोई इतराज, किसी किस्म का कोई चीज समझ ना आई तो पूछे। मेन आइडिया समझ आ गया आपको? कोई समझ नहीं आई तो पूछे। क्लियर? अच्छा, मेन अलाइड आइडियाज क्या हो सकते हैं? अब अलाइड आइडियाज वो आइडियाज होते हैं जो अपेरेंटली तो हमें यहां नजर नहीं आ रहे, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो लिंक्ड होते हैं, अलाइड होते हैं मेन आइडिया के साथ। अब आपने बता दिया कि पाकिस्तान, जी पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके अलाइड आइडियाज क्या हो सकते हैं? जायदा वो तो हमने बोल दिया ना मेन आइडिया में कि कैसे पाकिस्तान बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, हाउ। तो मेन आइडिया हो गया कि पाकिस्तान कैसे बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, उसको तो एक्सप्लेन करना है मेन आइडिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि जी बिल्कुल
पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं, और हमें उन चैलेंजेस को कोप अप करने की जरूरत है विद पर्टिनेंट मेजर्स। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। चैलेंजेस इन द वे of becoming a globalized state, और फिर way forward to counter this। तो हमने क्या किया, हमने डिकोडिंग करके 3 डोमेन्स निकालनी। हमारा अब हम इन 3 डोमेन्स की बेस पे अपना एक स्टांस डेवलप करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट। हमने ये स्टांस लिया कि जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने में कुछ रुकावटें हैं, इसके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं। अगर हम उन चैलेंजेस को कोप अप कर लें तो पाकिस्तान एक इन ट्रू एसेंस एक ग्लोबलाइज्ड स्टेट बन सकता है। मेरी बात से किसी को इतराज हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये बात समझ आ गई जो मैंने आपको बताई? समझ आ गई जी? चलें, अब आप लोग क्या करें, आप सब लोग अपनी अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं इसी के ऊपर। स्टांस तो मैंने आपको बता दिया, उसको सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट करना है बस। ये 3 चीजें हैं, इसकी बेस पे आप लोग जरा अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं और यहाँ टाइप करके मुझे भेजें। मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या गलती है। ठीक है? इंप्लीकेशंस महज जरूरी नहीं है। आपने बता दिया, आपने स्टांस ये लिया कि इसके रास्ते में कुछ चैलेंजेस हैं, वो इंप्लीकेशंस ही होगी ना एक तरह से, तो चैलेंजेस हैं। ठीक है, सॉरी इंप्लीकेशन नहीं हुई, चैलेंजेस हुए, तो इंप्लीकेशंस की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास 3 डोमेन्स हैं, कंप्रिहेंसिवली आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। जरा बनाए थीसिस स्टेटमेंट और बताएं मुझे। मरियम, यहां पर आप ग्लोबलाइजेशन को आउटलाइन में डिफाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट में डिफाइन करना। आप फिलहाल थीसिस स्टेटमेंट अभी इसके ऊपर बनाए, मैं फिर आपको बताता हूं उसका। अच्छा जी, महक ने लिखी है जी, पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स बट देयर आर चैलेंजेस इन द वे। इन इट्स वे होगा, पाकिस्तान कैन अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी टू डील विद दीस हिंड्रेंसेस। वेरी गुड। Amir Hamza, Pakistan's steady and gradual shift towards globalization has become as a sigh of relief after years of security and stability.
अमीर, ये बहुत लंबी आपने लिख दी है, ये बात नहीं, इतनी लंबी तमहीद नहीं माननी, सिंपल बताएं कि पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा है जैसे महक ने बनाई है. However, the process of globalization is not without its challenges and hindrances. In order to achieve the maximum benefits of globalization, Pakistan will need to keep on track of favorable policies which make Pakistan globalized hub. हाँ ये ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप कंप्रेस करें, बहुत लंबी बना दी आप. Pakistan lies in the list of कहाँ पे? Pakistan lies in the list of developing nations which is moving towards globalization slowly and steadily. Pakistan is having some hurdles in his way towards globalization. इसमें आपने solutions का जिक्र नहीं किया उस्मान. ये सिंपल रखी है. ओके हो, इसका क्या मतलब हुआ? Pakistan is gradually becoming a globalized state. There are numerous factors that are contributing in favor of globalization, but there are a few hurdles that need to be addressed. Very good. Pakistan is certainly moving towards a globalized state with passage of time, but there are still some hurdles in its way which needs to be resolved effectively by government and people of Pakistan. Good. Pakistan is going towards globalization, although it has some provocation in its way. आपने solutions की बात नहीं की है वैसे. Pakistan is moving towards globalization due to a number of factors. Although it has a number of challenges towards becoming a globalized state, Pakistan can carve out a way forward through a number of ways. Good. Pakistan today is on the verge of becoming a globalized state, but it is facing a number of hurdles. In order to become a true globalized state, it will have to take a few necessary steps. Good. Pakistan is moving towards globalization gradually. There are challenges which it has to face during this transition. Certain steps are needed to counter these challenges and complete the transition. Globalization is the regular interaction between similar and diverse entities in the world, but some challenges making hurdles. ये गलत है हमजा, पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं है. Globalization is the regular interaction between, ये गलत है हमजा, पीछे आ जाए. Although Pakistan is moving towards globalization, it has to face multiple challenges which need concerted efforts to have a smooth journey towards globalization. To move Pakistan towards the globalized state, many political and economic factors readily playing their part. ये गिना ठीक नहीं है. आप ये देखें ऊपर ये स्टूडेंट्स बाकी कैसे बना रहे हैं. Pakistan is moving towards globalization. For that matter, many initiatives have नहीं आएगा, have been taken, but somehow Pakistan is facing challenges and there is a dire need to encounter it. ठीक है. Mahnur लिख रही हैं, Pakistan is gradually moving towards globalization due to many aspects, but there are some hinders. Hinders तो verb होता है, आप noun में इस्तेमाल करना है. Hindrance कहेंगे यहाँ पे, hindrances कहेंगे. To do so and will try to cope with these hurdles to become a globalized state. Good. नीचे आ जाइए. Nayab, a commendable move of Pakistan towards getting globalized will definitely have a jagged path. The empirical steps will provide a way to move forward. इसमें आपने challenges की बात नहीं की नायाब. ठीक है. उसके बाद जी सारा सुलेमान, Pakistan stands low on the globalization ranking of the countries of the country because there are many factors. ये ठीक नहीं है सारा आपकी. In the last few years, multiple factors have led Pakistan in the right direction towards globalization, resisting multidimensional challenges on its way. ये भी ठीक नहीं है. Pakistan is moving with the world globalization race for which Pakistan will have to opt the globalization to state among world global race, but to jump into the race, Pakistan is facing too many barriers and challenges for which Pakistan needs to counter them. मरियम ये रेस वगैरह की बात ना करें, आप सिंपल बताएं कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है. दैट्स इट. ठीक है. तो ये फिलोसफिकल टच इसको बिल्कुल ना दें, ये वो ऐसे है, इशू बेस्ड ऐसे है. चलें जी, आप में से ऑलमोस्ट सब लोगों की जो है वो ठीक है. कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी गलतियां की हैं, वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर उनकी वो गलतियां जो हैं वो कोप अप हो जाएंगी. अब हम बात करते हैं, इसकी एक आउटलाइन का स्केच बना देता हूं मैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे इसके ऊपर एक मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे. आउटलाइन का स्ट्रक्चर ये होता है जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा.
इंट्रोडक्शन के बाद मेन हेडिंग आएगी फैक्टर्स लीडिंग पाकिस्तान टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ABCDE। इसका स्केच मैं से बना रहा हूं, ये मैं एक एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है लेक्चर में। अच्छा जी, नंबर 3, challenges for Pakistan to become a truly globalized state. Way forward to cope the existing challenges in order to prosper Pakistan in global arena. ABCDE। कंक्लूजन, ठीक है जी। ये एक स्ट्रक्चर होता है आपके आउटलाइन का। अब ये जिन लोगों की बाद में आई है जी, अब ये मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी कीजिएगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सब लोगों की थीसिस स्टेटमेंट्स पढ़ना एक क्लास में, हम भी बाकी चीजें नहीं पढ़ सकेंगे अपनी। अच्छा जी, ये एक स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आउटलाइन का। तो इस तरह से आपकी आउटलाइन बनेगी। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इशू है तो पूछें, अदरवाइज पे मैं आगे स्टार्ट करता हूँ अपनी बात इसके ऊपर। मुख्तार को जरा बताइए, मुख्तार फाद में से। अच्छा जी, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे पे। ऐसे का टॉपिक है हमारा कि क्या पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, इज पाकिस्तान ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। हमें इस टॉपिक से पहले ये समझना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ क्या है, ठीक है। समझने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर कोई डिफाइन करना चाहे आप में से तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं एक अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप में से कोई शख्स जी जो डिफाइन करना चाहे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। Without barriers and boundaries, ठीक है। It refers to connectivity of the world in all aspects, बिल्कुल ठीक। A well-connected world with open borders, बिल्कुल सही है। International access भी ठीक है। Integration of economy of a country with the economies of other countries and the conditions of free flow of trade, ठीक है। काफी का कहा था मैंने उसको, बगैर उसको कर रहे हैं। Global village, connectivity of world, international organizations operating on an international scale, the world coming together due to increasing connectivity and cooperation, regular interaction, process of interaction among people, companies and government worldwide, free trade। अच्छा जी, आप लोग बिल्कुल सही बताइए, आप सब लोगों ने, आप में से किसी इंडिपेंडेंस, किसी ने कहा इंटरकनेक्टिविटी, किसी ने कहा जी कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, किसी ने कहा जी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड विदाउट एनी बॉर्डर्स, विदाउट एनी बैरियर्स, फिर किसी ने कहा कि जी इंटरेक्शन ऑफ पीपल, कंपनीज एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारी डेफिनेशंस ग्लोबलाइजेशन की अम्ब्रेला के अंडर आती हैं। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूं कि ग्लोबलाइजेशन, यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज रेगुलर
interaction between globalization is a regular interaction between similar and diverse entities in the world. ये डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है ये अपेरेंटली तो हमें कुछ वेग लगती है, बड़ी सुपरफिशियल सी लगती है कि ग्लोबलाइजेशन एक रेगुलर इंटरेक्शन है सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज का दुनिया में। इसका क्या मतलब हुआ? इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको इसमें दो टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, रेगुलर इंटरेक्शन। नंबर टू, सिमिलर एंड डाइवर्स एंटिटीज। ये दो टर्मिनोलॉजीज को समझ जरूरी है अगर आप ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन। ये सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज क्या होती हैं, पहले इनको देखते हैं। दुनिया में दो तरह की एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, स्टेट एंटिटीज, नॉन स्टेट एंटिटीज। एंटिटी हम किसी भी चीज को कह सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज। हम किसी भी चीज को स्टेट एंटिटी तब कहते हैं जब वो चार क्राइटेरिया पे पूरा करती है। चार क्राइटेरिया पे। नंबर वन, इट मस्ट हैव डिफाइंड टेरिटरी। इट मस्ट हैव डिफाइंड टेरिटरी। उस टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन को सॉवरन गवर्नमेंट गवर्न कर रही होगी, और उस गवर्नमेंट में कैपेसिटी हो इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करने की। जिस भी चीज में, जिस एंटिटी में ये चार एलिमेंट्स होंगे उसे हम कहेंगे कि ये एक स्टेट एंटिटी है। डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन, तीसरा सॉवरन गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट में कैपेसिटी होना इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करने की, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक स्टेट एंटिटी है। इसको इनको आगा फरहान अली, इनको ऐड कर दीजिएगा। और जिस भी एंटिटी के अंदर ये चार एलिमेंट्स ना हो या चार में से एक भी ना हो, उसको हम कहेंगे नॉन स्टेट एंटिटीज। स्टेट एंटिटीज में पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, चाइना, यूएस, ये सारे स्टेट एंटिटीज हैं। नॉन स्टेट एंटिटीज क्या होती हैं? जिसमें इन चार में से एक या चारों या दो या तीन फैक्टर्स लैक कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे नॉन स्टेट एंटिटी है। जिस तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। क्या यूनाइटेड नेशन की कोई टेरिटरी है? नहीं। क्या उसकी कोई पॉपुलेशन है? नहीं है। तो इसलिए स्टेट एंटिटी नहीं है। इसी तरह से एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह के यूएसएड का आपने नाम सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी अपनी एक डाइवर्स नेचर है जो कि आईजीओ से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, लिवाइस है, ये क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। बेलिजेरेंट ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, अलकायदा, टीटीपी, आईएसआईएस, ये सारे नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं। ये हो गई स्टेट एंटिटीज, ये होगी नॉन स्टेट एंटिटीज। जब हम इनका आपस में रेगुलर इंटरेक्शन पढ़ेंगे, इसको कहेंगे सिमिलर एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन। जब हम इनको स्टडी करेंगे, अगर हम इन सबको स्टडी, इनका रिलेशन आपस में देखते हैं, तो हम कहेंगे डाइवर्स एंटिटीज का आपस में रेगुलर इंटरेक्शन, क्योंकि इनकी सबकी नेचर डाइवर्स है। और अगर ये नॉन स्टेट एंटिटीज इन स्टेट एंटिटीज के साथ लिंक्ड हैं, आपस में ताल्लुकात, इनके रेगुलर इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो उनको भी हम कहेंगे कि डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन। इन्हें कहते हैं सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज।
अब सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज में किस किस्म का रिलेशन, किस किस्म का रेगुलर इंटरेक्शन? पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, चाइना, ये स्टेट एंटिटीज हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला चल रहा है। ये दोनों मुल्क कश्मीर का मसला बैठकर डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व अगर कर लें तो हम कहेंगे सिमिलर एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन किस किस्म का? पॉलिटिकल नेचर का, पॉलिटिकल इंटरेक्शन। इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर के ऊपर खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, यूनाइटेड नेशन यहां से इंटरवीन करता है और इंडिया पाकिस्तान की जंग बंदी करवाता है, तो हम कहेंगे डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन किस किस्म का? पॉलिटिकल नेचर का। पाकिस्तान इस टाइम आईएमएफ से लोन ले रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही। डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन किस किस्म का? इकोनॉमिक इंटरेक्शन। कोरोना वायरस आया, उसमें चाइना ने पाकिस्तान की मदद की विद इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, विद मेडिकल फैसिलिटीज। चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। सिमिलर एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन किस किस्म का? सोशल नेचर का, सोशल इंटरेक्शंस। पाकिस्तान पिछले 20 साल से वॉर ऑन टेरर लड़ रहा है, बेलिजेरेंट ग्रुप्स के खिलाफ, अलकायदा, टीटीपी के खिलाफ। डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन किस नौयत का? वॉर लाइक इंटरेक्शन, वॉर लाइक इंटरेक्शन। एक टाइम पर जब ये सिमिलर एंटिटीज और ये सारी डाइवर्स एंटिटीज और ये सब डाइवर्स एंटिटीज एक दूसरे के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट कर रही हैं, सोशली, कल्चरली, वॉर लाइक, एक टाइम पे जब इन सब के दरमियान इस तरह के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यहां तक कोई मसला जी, किसी किस्म का कुछ चीज समझ ना आई हो तो पूछो जी। देखिए जी, एंटिटी का मैंने आपको वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक स्टेट एंटिटी, एक चीज एक स्टेट है, एक नॉन स्टेट है। अगर हम एंटिटी के साथ अगर स्टेट लगा रहे हैं तो फिर वो स्टेट को भी तो रिप्रेजेंट कर रही है ना। जो आपका कंसर्न है कि हम स्टेट्स को क्यों नहीं लिखा, ये नेशन क्यों नहीं लिखा? स्टेट नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटिटीज का मतलब स्टेट एंटिटीज और नॉन स्टेट एंटिटीज, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनके साथ ये एक नाउन लगाया जाता है। इंट्रो में आप लिख सकते हैं, इंट्रो में आप डिफाइन कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। आप एंटिटीज की जगह एक्टर्स कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक्टर्स भी लिख सकते हैं। जो मैं आपको समझाने के लिए कहा है, इतनी गहराई में तो जाने की वैसे जरूरत नहीं है जितनी आप गहराई में चले गए। आप एक्टर्स कर लें, एंटिटीज कर लें, कुछ भी कर लें आप। अच्छा जी, ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1980s के अंदर आया था। जो टर्म कॉइन की गई ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ना दुनिया जब से वजूद में आई है तब से ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती आ रही है। लेकिन इसको 1980 में ही ग्लोबलाइजेशन क्यों कहा गया, पहले क्यों नहीं कहा गया? वो इसलिए नहीं कहा गया कि ये जी इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के अंदर आती है, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा था, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जी मुझे पहले बात कंप्लीट करने दिया करें। मैं खुद आप लोगों से पूछता हूं अगर आपका क्वेश्चन है। अब दरमियान में वो फिर ये इस तरह आया था। हाँ, हम ये बात कर रहे थे
कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1980s के अंदर आया और जिसे कहा गया ग्लोबलाइजेशन, हालांकि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है जब से दुनिया वजूद में आई। इसको ग्लोबलाइजेशन इस वजह से कहा जाने लगा 1980s में क्योंकि 1980s से पहले ये जो डाइवर्स एंटिटीज थी इनका वजूद नहीं था। 1945 ऑनवर्ड्स बढ़ना शुरू हुआ ना, उस टाइम मैच्योर वजूद नहीं था, इनका वजूद मैच्योर हुआ 1980s में। और आज से 100-150 साल पहले देखें तो इनका तो वजूद ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएसएड, एमएनसीज, बेलिजरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे आज से 100-150 साल पहले? नहीं। दुनिया में डाइवर्स एंटिटीज नहीं थी, दुनिया में सिर्फ एक तरह की एंटिटीज थी, एंड दैट वर सिमिलर एंटिटीज, स्टेट्स, नेशन स्टेट्स। उनके दरमियान रेगुलर इंटरेक्शंस थे, सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक नेचर के थी। वो भी ग्लोबलाइजेशन, लेकिन उसका स्कोप नैरो था। उस ग्लोबलाइजेशन को कहा जाने लगा इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म का वर्ड निकला है इंटरनेशंस से, नेशंस के दरमियान, कौमों के दरमियान। तो ग्लोबलाइजेशन पहले दिन से एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी उसका स्कोप नैरो था। आज जो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती है इसका स्कोप बहुत जो है वो वाइड है। ये फर्क है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी? यहां तक कोई किसी किस्म का मसला पूछे? आ गया? क्लियर है जी यहां पर सबको? आ रहा? अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ रहा है। मैं ये ऐसे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले बताता चलूं, आपको थोड़ा सा जरा इस चीज पे लाने के लिए कि आप लोग को, जो स्टूडेंट्स को डर होता है ना ऐसे का, कि ऐसे पता नहीं कितनी कोई मुश्किल चीज है। ये जो मैं अभी चीजें एक्सप्लेन पूरी आउटलाइन को करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, कितनी नहीं तैयारी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये सारे का सारा ऐसे आप सबको आता है, आप सबको आता है। ये जो मैं पॉइंट्स अभी सारे एक्सप्लेन करूंगा, ये सारे के सारे आपको आते हैं। तो ऐसे में असल चीज होती है कि अगर आप टॉपिक को इंटरप्रेट कर लें, उसका स्टांस सही बना लें, तो ऐसे लिखना बहुत आसान है। अभी जो हमने आउटलाइन बनाई है ना, हम सबसे पहले इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान कैसे ग्लोबलाइज हो रहा है, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड क्या है। एक एक पॉइंट आपको आता है। अगर मैं आपको भी कहूं कि ये आउटलाइन है, इसके ऊपर ऐसे लिख दें, आप लिख देंगे। तो ऐसे एक बहुत आसान चीज है, इसको सर पे बिल्कुल सवार ना करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें, टॉपिक्स को ज्यादा ज्यादा इंटरप्रेट करें, उनकी डिकोडिंग करें, उनके थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, आउटलाइंस बनाएं, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। एक सही डायरेक्शन मिल जाए तो ऐसे लिखना तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी पाकिस्तान कैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप देखें, इसमें हम पॉइंट्स, वो फैक्टर्स बताएंगे, हमने वो फैक्टर्स पे बात करनी है जिससे हमें लगता है देखते हुए कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर ये है कि पाकिस्तान इस टाइम पे जितने भी इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ, मुल्कों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोऑपरेशन कर रहा है इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें आप सबसे पहले अफगानिस्तान का मसले का बताएंगे। पीस डील में पाकिस्तान एक अहम किरदार कैसे अदा कर रहा है? क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? क्या ये कॉपरेशन नहीं है? कॉपरेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। आप बताएंगे पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी को कम करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहा है। इमरान खान ने भी पिछले साल दौरा किया, इससे पहले नवाज शरीफ ने दौरा किया। दो बड़ी ताकतों के दरमियान, मुसलमान ताकतों के दरमियान पाकिस्तान रिलेशंस को जो है वो मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा है। आप यहां बताएंगे कि पाकिस्तान और ईरान टेंशंस को कैसे मिटिगेट करने के लिए क्या क्या डिप्लोमेटिक जो है वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आप बताएंगे कि अभी रिसेंटली जो टर्की और सऊदी अरेबिया की गिरफ्त स्टार्ट होगी, पाकिस्तान एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, उनकी
आपस में सुलह करवाने के लिए, उनकी आपस में रिकंसिलिएशन करवाने के लिए। अगर अब एक पॉइंट के ऊपर आपको ये 3-4 बातें करनी पड़े एक पैराग्राफ में, ये एग्जांपल्स देनी पड़े और बताना पड़े कि पाकिस्तान कैसे एक मीडिएशन का कोऑपरेशन कर रहा है, पाकिस्तान कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है वर्ल्ड पावर्स के साथ इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में, इसमें कौन सी मुश्किल बात? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान रीजनल, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स और एनर्जी कॉरिडोर्स के थ्रू रीजनल और ग्लोबल इंटीग्रेशन के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें आप सीपैक की बात करें, वन बेल्ट वन रोड की बात करें, इसमें आप रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आरपैक उसकी बात करें, इसमें आप एनर्जी पाइपलाइंस की बात करें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइंस की बात करें, इसमें आप टापी की बात करें, तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया जो गैस पाइपलाइन उसकी बात करें, कासा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा है, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया प्रोजेक्ट उसकी बात करें, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन रशिया पाकिस्तान बना रहे हैं उसकी बात करें, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर उसकी बात करें, वो तमाम एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर जिनके थ्रू पाकिस्तान रीजनल और ग्लोबल कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। ये वो फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है रीजनल लेवल पर मसाइल को रिजॉल्व करने और इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। इसमें आप बात करें, पाकिस्तान अभी एससीओ का हिस्सा बना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप बात करें पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ में क्या रोल प्ले कर रहा है। इसमें आप बात करें कि पाकिस्तान सार्क को एफिशिएंट बनाने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहा है। एक एक पैराग्राफ लिखना इन चीजों में, एक पैराग्राफ में एग्जांपल्स देते जाना, साथ बात को जस्टिफाई करते जाना। कोई मुश्किल बात लग रही है इसमें? कोई ऐसी बात है इसमें जो ना आती हो आपको? इसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन कर रहा है इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। पाकिस्तान हर साल यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपनी फोर्सेस भेजता है ना, यूएन पीस कीपिंग मिशन। पाकिस्तान एफएटीएफ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को खत्म करने के लिए कोऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे, हाँ यूएन का हो गया, एफएटीएफ का हो गया, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए इस टाइम पे इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ यूएन के साथ काम कर रहा है। फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद आप बात करेंगे पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने के लिए दुनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है और बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट्स, पूरी दुनिया का जो एक मसला है क्लाइमेट चेंज उसे कोप अप करने के लिए पाकिस्तान स्ट्रेटजीज बना रहा है। पाकिस्तान डिजिटाइजेशन में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान ई कॉमर्स को प्रमोट कर रहा है, ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, ई एजुकेशन, ई हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, डिजिटाइजेशन के थ्रू लोगों का इंटरेक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है। क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? पाकिस्तान कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, रिलीजियस ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, जहां पाकिस्तान करतारपुर बॉर्डर के थ्रू सिखों को जो है वो वेलकम कर रहा है, सिख पिलग्रिम्स को। पाकिस्तान हिंदू टेंपल्स को मजीद दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, हिंदू एथनिसिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके टूरिज्म के लिए। पाकिस्तान ने अभी फरवरी में कोरोना से पहले कबड्डी का वर्ल्ड कप करवाया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है जहां से दुनिया से लोग आ रहे हैं क्रिकेट खेलने आते हैं। पाकिस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी है जो टूरिज्म को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है।
ये सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं। मुझे कोई आप में से बता दे कि ये नहीं आते। अगर किसी को नहीं आते तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं सीएसएस की। आपको सीएसएस में बिल्कुल अपीयर नहीं होना चाहिए अगर आपको ये नहीं आते। करतारपुर का आपको नहीं पता शहरियार क्या है ये? चलिए, अहमद कह रहे हैं कि जी ये सारी बातें जो आपने बताई हैं तो जहन में आ रही हैं, ये स्टेटमेंट देख के नहीं जज हुआ कि क्या लिखना है। ये ना एक स्लो प्रोसेस होता है। आप कभी भी पहली दफा में परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते कि आप पहली दफा स्टेटमेंट देखें और आपको सारी ये चीज आती है। सोचना पड़ता है। इस अमल को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। थोड़ा जहन पे जोर डालना पड़ता है और ये पहले दिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। और इसका यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। शहरियार मैं ये बात कर रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन को आप करतारपुर बॉर्डर के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ पीपल। जब आपके सिख पिलग्रिम्स पाकिस्तान आ रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ पीपल है ना, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है। आप कल्चरल इंटरेक्शन भी तो है, जो वहां के सिख पाकिस्तान के लोगों से आप इंटरेक्ट करें, क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जहां पर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान कैसे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स आ जाएंगे, स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी, जिसमें यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर के मुल्कों में, बाहर के मुल्क से जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं यहाँ पर, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मसाइल क्या है, चैलेंजेस क्या है। अब ये भी आपको, इसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पता ना हो कि मसाइल क्या है। मसाइल ये है, जरा यार कैमरा नीचे कर दे थोड़ा, कैमरा ना नीचे, वो एप्लीकेशन ही नहीं, एप्लीकेशन खोलिए दूसरी वाली। इसमें वीडियो पे जाएं जरा, ऑप्शन जो है। चलो ठीक है रहने दें आप, ठीक है आ रही है, इसको मिनिमाइज कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे आप चैलेंजेस किस किस्म के? सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को जो ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में है, पाकिस्तान ग्लोबलाइज सही तरीके से नहीं हो पा रहा, वो है टेररिज्म। टेररिज्म की वजह से दुनिया डरती है आपके मुल्क में आने से, आपके मुल्क से इंटीग्रेट करने से। टूरिज्म आपके मुल्क में खत्म हो चुका है, आपके मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आती हैं, आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, क्योंकि आपके मुल्क में जो है वो टेररिज्म है। दूसरा, आपके मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस है। आज आप पाकिस्तान को ग्लोबलाइज कर दें, आपके मुल्क में यूरोप से लोग आए, वो आकर अपना कल्चर इधर लेके आए टूरिज्म के लिए, ड्रिंकिंग करें, अपने वही ड्रेसेस पहने जो वो पहनते हैं, तो यहाँ पे आप उनको सरवाइव करने देंगे? आपके तो जो रिलीजियस फैक्शंस है वो तो मार देंगे उनको, वैसे सरवाइव नहीं कर सकते लोग। तो आप में कल्चरल असिमिलेशन का एलिमेंट नहीं है, हम को असिमिलेट नहीं कर सकते। हमने दूसरे कल्चर को क्या असिमिलेट करना है? हम तो एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हर्डल है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बड़ी हर्डल है। कभी भी ऐसी सोसाइटीज तरक्की नहीं करती जहां पर फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज परस्यू की जाती हैं। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर मसला है आपके मुल्क के अंदर फ्रेजाइल इकोनॉमी, वीक इकोनॉमी। जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे, आप एक चीज बेच नहीं रहे, खरीद नहीं रहे, तो असल तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही शुरू हुआ था इकोनॉमिक डायमेंशन से, फ्री ट्रेड होनी चाहिए।
विदाउट एनी टैरिफ्स। लेकिन जब आपके पास चीज ही नहीं है बेचने की तो फ्री ट्रेड कहां से आप करेंगे? वीक इकोनॉमी, नहीं उसकी वीक इकोनॉमी के साथ साथ आपका वीक पॉलिटिकल सिस्टम, आपके मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम ही वीक है। चैलेंजेस जी मैंने आपको बताया, पहला चैलेंज है आपके मुल्क के अंदर टेररिज्म, दूसरा है एक्सट्रीमिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, तीसरा चैलेंज है जी वीक इकोनॉमी, चौथा चैलेंज है वीक पॉलिटिकल। ये तो अब आपकी जाके कोई 8-10 साल हुए, फिर डेमोक्रेसी थोड़ी बेहतर हुई है, तो आपके तो आए दिन मार्शल लॉ लगा होता। एक गवर्नमेंट घर जा रही है, एक आ रही है, फिर चले जा रही है, फिर आ रही है। आपके मुल्क का तो पॉलिटिकल सिस्टम ही जो है वो स्टेबल नहीं था। और जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, आप उस लेवल, आप उतनी देर अपने इंटरनेशनल रिलेशन सही तरह से डेवलप नहीं कर पाते जब तक आप अंदरूनी सतह पर ठीक नहीं। एक इंसान है, वो बीमार है, उसको बुखार है, उसको सर दर्द कर रहा है, उसका दिल करेगा किसी से बात करने को? नहीं करेगा। अंदरूनी तौर पर वो कमजोर है, अंदरूनी तौर पर वो ठीक फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो कैसे दूसरे से, उसका कैसे दिल करेगा कहीं घूमने फिरने को, किसी से बात करने को? इसी तरह से आपके डोमेस्टिक अफेयर्स है। अगर आपके डोमेस्टिक डायनामिक्स, आपकी इंटरनल डायनामिक्स स्टेबल नहीं है तो आप एक्सटर्नल आप अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? और यही चीज लीड कर दी है आपके फॉरेन पॉलिसी फेलियर पे। अगला पॉइंट आपका फ्रेजाइल फॉरेन पॉलिसी है, वीक फॉरेन पॉलिसी, जिसमें आप लॉबिंग नहीं कर सके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मुल्कों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सके, क्योंकि आप वॉर एंड टेरर लड़े थे, आइसोलेट हुए थे। एक बड़ी एनार्किक हिस्ट्री से आप गुजर के आए, जहां पर कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ रिलेशन बन रहे हैं, कभी किसी वॉर का हिस्सा बन रहे हैं, कभी किसी वॉर का हिस्सा बन रहे हैं। आज तक तो आप स्टेबल ही 10-15 साल आप स्टेबल नहीं हो सकते। पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें पाकिस्तान के, कोई आपको कंसेक्टिव 5 से 10 साल नजर नहीं आएंगे जहां पाकिस्तान स्टेबिलिटी के साथ जो है वो अपने मामला चला रहा हो। 10 साल पाकिस्तान में ऐसे नहीं है 70 साल हिस्ट्री में जहां पे आप कहेंगे हाँ ये 10 साल बहुत, ये 10 साल बिल्कुल स्टेबल, पाकिस्तान में कोई इशू नहीं। तो फॉरेन पॉलिसी लेवल पे भी फेल है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको सही इन ट्रू एसेंस एक ग्लोबलाइज्ड स्टेट नहीं बनने देते। जी यहां पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये जी पता नहीं को पूछ रहे हैं कि ये तो 10 से भी ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं फर्स्ट हेडिंग में। 10 से ज्यादा नहीं, आपने 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैंने वैसे आपको 10-12 पॉइंट्स बता दिए, इनमें से कोई 5-6 लिखने हैं आप पॉइंट्स। यहां तक कोई मसला है तो पूछें। जी मैं हॉट टॉपिक्स बता देता हूं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपको समझ आ रही है। अभी हम हॉट टॉपिक्स पे बात करते हैं। हॉट टॉपिक्स में पहली दफे नाम सुन रहा हूं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के, हम इन चैलेंजेस को कैसे कोप अप कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस है? सॉल्यूशंस यही है कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए अपने मुल्क में, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। आप अपने सबसे पहले अपनी जो डिपेंडेंस है दूसरे मुल्कों के ऊपर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, वो खत्म करें। जब तक आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी होंगी आपको, जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा करें, रिसरेक्शन ऑफ इकोनॉमी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन। जितना ज्यादा अपने आप को इनोवेट करेंगे उतना ज्यादा दुनिया में आप ग्लोबलाइज्ड होंगे सही तरीके से। दुनिया की मजबूरी बन जाएगी आपके साथ काम करना।
आपके मुल्कों को विजिट करना, आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट्स करना। आज हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। पहला मैंने आपको बताया कि अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करें, अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखें। अगला टॉपिक मैंने इकोनॉमी को पढ़ाना है, उस पर बात करेंगे डिटेल में। दूसरा मैंने बताया इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको प्रमोट करें अपने मुल्क में। तीसरा, आपके मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें। आप अंदरूनी सतह पर डिसइंटीग्रेटेड हैं, जिसकी वजह से आपके मसाइल आते हैं, वीक पॉलिटिकल सिस्टम, आपके टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, क्यों आते हैं? नेशनल डिसइंटीग्रेशन की वजह से। अपने आप को सबसे पहले इंटीग्रेट करें। जो चैलेंजेस हैं उसी तरतीब में, बेहतर तो यही है कि उसी तरतीब में आप सोल्यूशन दें तो ज्यादा बेहतर हो। इसके बाद जी नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें। उसके बाद आप बात करेंगे कि आपके जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टेररिज्म को कोप अप करने के लिए। जल्दी से जल्दी टेररिज्म को जड़ से उखाड़े। मिलिट्री ऑपरेशंस तो आपने कर लिए, अब वो नॉन काइनेटिक मींस के थ्रू आप ये टेररिज्म को खत्म करें। जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, सिक्योरिटी डायलेमा पाकिस्तान के लिए रहेगा, तब तक जो है आपके मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। इसके बाद बात करेंगे आप इसमें कि अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करें ताकि आप फॉरेन पॉलिसी लेवल पर लॉबिंग कर सकें, इंटरनेशनल लॉबिंग। और ये पीटीआई गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इन्होंने इंटरनली तो जो किया है, एक्सटर्नली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग किया। आज पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग लॉबिंग हो रही है, पाकिस्तान के अलायंसेस बन रहे हैं। रशिया आज आपके साथ है, चाइना, टर्की, मलेशिया, कतर, ईरान, सारे मुल्क आज आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करें दुनिया में। आपको दुनिया में टेररिस्ट स्टेट के नाम पे जाना जाता है। पर्सनल आपको मैं बता रहा हूं, पर्सनली बता रहा हूं, मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की है बाहर। आप किसी को बताएं पाकिस्तानी, आपको अच्छा नहीं समझा जाता। मैं जर्मनी में था आज से 3 साल पहले, तो वहां पे जौहर सलीम थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर जर्मनी में। उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान को का एक इमेज बिल्डिंग के लिए। बर्लिन में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, बसेस चलती हैं, उन्होंने बसेस के बाहर एक प्रोजेक्टर टाइप एलईडी लगवाई, डिजिटल कहते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान की एक स्लाइड्स चलवाई उन्होंने ना, वो एक वीडियोस थी उसमें जरा म्यूट कीजिएगा जी। तो उन्होंने क्या किया, उस डिजिटल प्रोजेक्टर्स के ऊपर पाकिस्तान की टूरिज्म दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई जा रही है, पाकिस्तान की